नाउ ये वो एरियाज़ हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, जो हम कैपिटल गेन से भी पढ़ के आ चुके हुए हैं और इनका ताल्लुक कैपिटल गेन्स में भी है, लेकिन चीज़ें वही हैं चूँकि डिस्पोजल और कैसिडी कॉस्ट वगैरह। तो हम इसको बेसिकली फिर यहाँ पे दोबारा डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी जब आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो कैपिटल गेन के पर्सपेक्टिव में क्या हो जाएंगी, आपकी ये रिकॉल हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। पहले है कि डिस्पोजल, अब मैंने आपको कैपिटल गेन में बताया था कि डिस्पोजल मल्टीपल टाइम पेपर में आती है। तो डिस्पोजल की डेफिनेशन वही है जो हमने कैपिटल गेन में पढ़ी थी, डैट इज़ डेजर्ट स्टार एलसीडी। आपने क्या लिखनी है, आपने ये डेफिनेशन जो है याद कर लेनी है और आपने ये लिखनी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पर्सनल एसेट को बिज़नेस में लगा लें या बिज़नेस एसेट को पर्सनल में लगा लें, ये भी हमारा क्या कंसिडर होता है, ये भी हमारा डिस्पोजल कंसिडर होता है। उसके अलावा आपने बिज़नेस एसेट डिस्कार्ड कर दी हैं, ये भी डिस्पोजल है। आप टैक्स में जिस तरह अकाउंटिंग में डिस्पोजल करते हैं, आप सेम टैक्स में भी उस तरह ही डिस्पोजल कंसिडर करेंगे। अगर आपने पार्ट ऑफ द एसेट डिस्पोज ऑफ किए हैं तो आप पार्टली क्या करेंगे, उसको डिस्पोजल रिकॉर्ड कर रहे होंगे। मतलब अगर आपने एक पूरी बिल्डिंग में दो फ्लोर्स जो हैं बेच दी हैं, तो आप क्या करेंगे, आप दो फ्लोर्स को ही क्या करेंगे, वो डिस्पोजल जो है उनका ट्रीट कर रहे होंगे। तो पार्ट ऑफ द एसेट्स भी हम क्या कर रहे होते हैं, हम उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं। तो अगर हम पार्ट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो एसेट कॉस्ट को भी हम जिस तरह अकाउंटिंग में प्रोपोर्शनेट करते हैं, सिमिलरली हम टैक्स में भी क्या करेंगे, उसको प्रोपोर्शनेट कर रहे होंगे। तो ये सारा कुछ जो है हमारा डिस्पोजल से रिलेटेड है, इसमें हमने ऐसे कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास एक्विजिशन ऑफ एसेट। जब हम एसेट को एक्वायर करेंगे तो हमने कब ट्रीट करना है, जब हमने एसेट को एक्वायर कर लिया। अब यहाँ पे काफ़ी बातें देख रहे होंगे, तो ये बातें आपको वही रिलेट करेंगी जो आप इन पीपीई में IAS 16 पढ़ के आते हैं, FR1 में वही सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे रिलेट कर रहे होंगे। अब हम कब ट्रीट करेंगे कि हमारे बिजनेस में कोई एसेट हमने एक्वायर कर लिया है। रिमेंबर, जब हम एसेट को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या हमारे पास एसेट को ग्रांट राइट मिल जाए इसको यूज़ करने का, या हम अपने पर्सनल एसेट को बिज़नेस में अप्लाई कर दें, तो हम ट्रीट करेंगे हमने क्या कर लिया है, हमने एसेट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। फिर एसेट की कॉस्ट कैसे डिटर्मिन होगी, यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है इनिशियल मेजरमेंट की। और ये इनिशियल मेजरमेंट सेम वही है जो अकाउंटिंग में आप लोग पढ़ के आए हुए हैं IAS 16 में। उसके मुताबिक ही हम क्या करते हैं, अपने एसेट की कॉस्ट जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या कुछ आएगा एसेट कॉस्ट में, अगर हम बात करें, हमने जो कंसिड्रेशन पे की होती है हम वो कंसिड्रेशन रिसीव करेंगे कि ये मेरी कंसिड्रेशन पे है। अगर आपने कोई ओल्ड एसेट दिया है, मतलब आप नया एक एसेट लेके आ रहे हैं और आपने उसके बदले में ओल्ड एसेट दिया है, तो ओल्ड एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कंसिड्रेशन रिसीव में आ रही होगी। उसके अलावा आप उसको ख़रीदने में जो एक्सपेंसेस वगैरह आपने बेयर किए होते हैं, जिसमें यू कैन से डेट आपके आ रहे होते हैं ब्रोकर कमीशन, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, आपने नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं, कॉस्ट टू एक्वायर या कॉस्ट टू अल्टर, वो सारी बीच में आ रही होती है। एसेट को एक्वायर करने की कॉस्ट, उसको कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट सारी जो है वो इसमें आ रही होती हैं। इवन उसको जब हम कल को डिस्पोज ऑफ करेंगे, डिस्पोजल करते हुए जो हमारा खर्चा हो रहा होगा वो भी किस में आएगा, वो भी हमारा इसका पार्ट बन रहा होगा। तो बेसिकली ये कॉस्ट वही है जो हम किस में पढ़ के आ चुके हुए हैं, IAS 16 में पढ़ के आ चुके होते हैं। तो इसमें कोई ऐसा हम नई चीज़ जो है वो डिस्कस आउट नहीं कर रहे होते। तो जो IAS 16 में हमारा प्रिंसिपल है कॉस्ट रिकॉर्ड करने का, वही हमारा प्रिंसिपल किस में है, टैक्स में भी इस्तेमाल हो रहा होता है कॉस्ट रिकॉर्ड करने का। मतलब हर चीज़ जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है एसेट से, वो हमारा क्या बनेगी, एसेट की कॉस्ट का पार्ट जो है वो बन रही होगी। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल कहता है जी, UBL लिमिटेड परचेज अ व्हीकल फॉर ₹190 मिलियन। उसने 190 मिलियन के क्या लिया, एक व्हीकल परचेज़ की है और 10,000 उसकी रजिस्ट्रेशन पे लगा। अब हमें पता है 190 की व्हीकल ली है, 10,000 रजिस्ट्रेशन का लगा है, ये इसकी कॉस्ट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आफ्टर 3 ईयर्स द कंपनी सोल्ड आउट द व्हीकल, 3 साल बाद कंपनी ने व्हीकल 60 की बेच दी है। टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सन में 1,600 की है और अमाउंट हमने खर्च की है 5,000 रुपया उसके डिस्पोजल के ऊपर। अब देखें व्हीकल की कॉस्ट कितनी ट्रीट होगी, व्हीकल की कॉस्ट हमारी ट्रीट होगी 2 लाख रुपया, ये हमारी व्हीकल की कॉस्ट है। इसमें से लेस करवाएंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो कितनी थी 97,600, वो हम इसमें से लेस करवाएंगे। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है 5,000 रुपया, वो भी हम इसमें से लेस करवा देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा गेन, या मेरे पास जो है मेरे पास हाँ, मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, गेन या लॉस जो है वो आ रहा होगा। जब मैं 2 लाख से 97,600 लेस करवाऊँगा
तो मेरी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, 1 मिनट यहाँ देखिएगा ज़रा आप लोग। अ, जब मैं 2 लाख में से 97,600 लेस करवाऊँगा तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे आ जाएगी WDV, कि इसकी WDV कितनी बन रही है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 लाख माइनस 97,600, ये हमारे पास बनेगा 1,02,400, ये है इसकी WDV। अब हमने कितने का बेचा, 1,60,000 का, 1,60,000 रुपये का बेचा, इसमें से WDV लेस करवाएंगे 1,02,400 की, फिर उसमें से हम लेस करवाएंगे हमारी कॉस्ट ऑफ डिस्पोज़ल, वो कितनी है, 5,000 रुपये की है। तो 1,60,160,000 माइनस 1,02,400 माइनस 5,000, ये हमारे पास गेन आ जाएगा, डैट इज़ 52,600। इस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है जी। ऐसे एक और एग्जांपल है, रिक्वायरमेंट है कि हमने इसकी कॉस्ट ऑफ मोल्डिंग मशीन जो है वो कैलकुलेट करनी है। कहते जी परचेज़ प्राइस आपने एक मशीन है, परचेज़ प्राइस आपने पे किया ₹1,00,000 ऐड हो जाएगी। आपने मशीन की ट्रांसपोर्टेशन जो कैश में पे किया 5,000 रुपये वो भी ऐड हो जाएगी। आपने उसको इंस्टॉलेशन पे ख़र्चा किया 10,000 रुपये के, वो भी ऐड हो जाएगा। आपने ओल्ड वैल्यू जिस चीज़ फेयर मार्केट वैल्यू 25,000 रुपये, ये भी ऐड हो जाएगी। आपने लोन वगैरह लिया उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, वो ऐड नहीं होगी। तो 1,00,000 जमा 10,000 और जमा 30,000, तो ये 1,40,000 रुपया जो है हमारी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ मोल्डिंग मशीन जो है वो ट्रीट हो रही होगी। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग कैनल। सेक्शन 75 है, हम ये कैपिटल गेन में पढ़ के आ चुके हुए हैं। अब इसको हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से। अब जब बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो रिमेंबर, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा है, अगर आपने कोई ख़रीद ली है और आपने उसकी पेमेंट 5 मिलियन से ज़्यादा कैश में पे कर दी है, अब क्या होगा टैक्स में, अगर वो बिज़नेस की प्रॉपर्टी है तो हम एसेट की कॉस्ट जो है वो ज़ीरो ट्रीट करेंगे। क्योंकि भाई हमने जो मना किया था, तुमने 5 मिलियन से ऊपर कुछ पे नहीं करना कैश में, तुमने क्यों पे किया, तुमने पे किया, उसकी कॉस्ट क्या ट्रीट होगी, ज़ीरो ट्रीट हो रही होगी। उसके अलावा आपको इस एसेट के ऊपर कोई डेप्रीसिएशन वगैरह भी अलाउ नहीं होगी। और जब कल को आप इस एसेट को डिस्पोज करेंगे, डिस्पोजल होगा, तो सेल प्राइस तो हमारे पास आ जाएगी, ये है। जब उसकी कॉस्ट ही ज़ीरो है, डेप्रीसिएशन ही ज़ीरो है, तो कॉस्ट हमारी ज़ीरो लेस होगी, तो मेरे पास गेन कितना होगा, सारे का सारा सेल प्राइस ही कंसिडर होगा। तो बिज़नेस में हमने एक चीज़ याद रखनी है, क्या वो, कि अगर हम एसेट को डिस्पोज ऑफ, हमने एसेट परचेज़ किया है और उसकी वैल्यू जो है वो 5 मिलियन से अबव थी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और हमने पेमेंट कैश में कर दी है, तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, ज़ीरो ट्रीट होगी। और अगर हमने बिल्डिंग के अलावा एसेट ली हैं, जिसमें हम पर्टिकुलरली बात करते हैं हमारे जो मूवेबल एसेट्स हैं, कार, व्हीकल, प्लांट, मशीनरी, इसकी हम पेमेंट मैक्सिमम 1 मिलियन तक इसमें कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं। अगर 1 मिलियन से ऊपर की पेमेंट कैश में की तो इनकी कॉस्ट क्या ट्रीट होगी, ज़ीरो ट्रीट होगी, ना तो इनकी डेप्रिसिएशन अलाउ होगी, और कल के जब इनको डिस्पोज ऑफ कर रहे होंगे, इनकी जो ही सेल प्राइस होगी वही सारा क्या कंसिडर होगा, इनका गेन कंसिडर हो रहा होगा। तो ये सेक्शन 75A जो है ये क्लियर है। आगे चलते हैं, ये चीज़ हम कैपिटल गेन में पढ़ के आ चुके हुए हैं और मैं इसको अभी डिस्कस आउट नहीं करूँगा। ये हम कहाँ पढ़ के आ चुके हुए हैं, कैपिटल गेन में। यदि अगर आर्म ऑफिसर्स जो हैं, अगर वो अपने एसेट्स वगैरह को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो 50% जो है उनका एग्जेम्प्ट होगा, और शहदा वगैरह का डिस्पोजल जो है वो एग्जेम्प्ट होगा। ये सारा हम डिस्कस आउट करके आ चुके हुए हैं, तो इसको हम डिस्कस आउट नहीं कर रहे। अच्छा जी, आगे देखते हैं। कहते जी अगर आपने पर्सनल एसेट, कोई ज़ाती एसेट था, ज़ाती लैपटॉप था, ज़ाती कंप्यूटर था, ज़ाती मशीन थी या ज़ाती कार थी, अगर आपने वो बिज़नेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो जो जिस डेट पे आप बिज़नेस में लेके आएंगे उस डेट पे उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही क्या ट्रीट होगी, आपके बिज़नेस के लिए आपकी कॉस्ट जो है वो ट्रीट हो रही होगी। ओके। उसके बाद अगर हम कोई एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम एसेट बना रहे हैं, तो उसको कंस्ट्रक्शन करने की कॉस्ट हमारे पास क्या होगी, मतलब उसको रिकॉर्ड करने की जो डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगा, या भी उस पर जितने भी डायरेक्ट खर्चे वगैरह, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है वही हमारी क्या होगी, वही हमारी कॉस्ट उस न्यू कंस्ट्रक्टेड एसेट की कंसिडर जो है
वो हो रही होगी। जैसे एग्जांपल है कि एक कंपनी जो है वो बॉयलर प्रोड्यूस कर रही है अपनी फैक्ट्री के लिए, तो उसकी कॉस्ट निकालने मटेरियल ये भी ऐड होगा, वेजेस भी ऐड होंगी, कंज्यूमेबल भी ऐड होगा, फ्यूल एंड पावर जो है अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं तो ऐड होंगे, ओवरहेड्स वगैरह हम इसमें ऐड नहीं हो रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। जैसे एग्जांपल है कि जी एक वही एक मशीन है, उस मशीन की कॉस्ट जो है वो हमने क्या करनी है, वो हमने यहाँ पे डिटरमिन करनी है। आपने मशीन जो है वो परचेज़ की है, उसकी कॉस्ट जो है 1350000 है, और इसके ऊपर आपका फ्रेट पे हुआ है 15,000 रुपया, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज 2,000 रुपये के हैं। स्पेयर परचेज़ किए हैं इरेक्शन ऑफ मशीन के लिए, मतलब मशीन को खड़ा करने के लिए आपने ये जो है टूल्स वगैरह परचेज़ किए हैं। लेबर वगैरह पे ख़र्चा हुआ है, वेजेस पे कर रहे हैं, ऑयल लुब्रिकेंट्स जो हैं वो आपने क्या किए हैं, वो आपने यहाँ पर पे वगैरह जो हैं वो किए हैं। हमने परचेज प्राइस निकालने मशीन की, तो हमें वही IAS 16 यहाँ पे अप्लाई करना है कि जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल चीज़ें होती हैं वो हमने क्या करनी होती हैं, वो हमने ऐड करनी होती हैं। तो कॉस्ट ऑफ मशीन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, फ्रेट बीच में ऐड हो जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग ऐड हो जाएंगे, स्पेयर्स लेबर बीच में ऐड हो जाएगा। तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, इस टोटल वैल्यू के ऊपर हम इसे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद है हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने लोन obtain किया है फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी में, और आप उस लोन की रिपेमेंट्स कर रहे हैं, और आपने लोन लेके एसेट जो है उससे ख़रीद लिया है, अब उसका क्या इम्पेक्ट होगा वो हमने देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोन लेते हैं जिस दिन जाके, उस दिन मार्केट में डॉलर होता है 200 रुपये का। अब आपने वो लोन लेके क्या कर लिया, एसेट ले लिया, जब किस्त पे करने आते हैं लोन की तो डॉलर 210 का हो जाता है। तो अब ये जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हुई है, ये जो एक्सचेंज रेट में तब्दीली आई है, इसका क्या इम्पेक्ट होगा वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसकी मैं आपसे एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल से इसको समझाऊंगा, वो ज़रा आपने देखना है, ये एग्जांपल समझ लें, इसके अलावा एक्सचेंज रेट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द प्लांट प्रायर टू एंड आफ्टर द एक्सचेंज रेट। चेंज रेट होने से पहले कितनी कॉस्ट है और चेंज से बाद कितनी कॉस्ट है, वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ऑल्सो कंप्यूटर डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2010, 11 एंड 12, एज्यूमिंग द डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट 15%। कितनी डिप्रिसिएशन है, 15% है। कहता है जी बिल लिमिटेड एक्वायर्ड अ फॉरेन करेंसी लोन ऑफ $40,000। बिल ने कितना लोन दिया, $40,000 का लोन दिया। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2010, और 2010 के शुरू में द लोन वॉज रीपेबल इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब हर 6 माह बाद इंस्टॉलमेंट पे करनी है 5,000 रुपये की। द लोन वॉज यूटिलाइज फॉर इम्पोर्ट ऑफ अ प्लांट एंड वैल्यू इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन। जितने का लोन लिया उतने का प्लांट इंपोर्ट कर ली। एट टाइम ऑफ टेलिंग द लोन एंड इम्पोर्टिंग द प्लांट, डॉलर कितने का है आपका, 100 रुपये का है। द कंपनी इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द प्लांट। उसने इंश्योरेंस पे किया 20 का, पोर्ट एक्सपेंस पे किया, कस्टम ड्यूटी पे किया, फ्रेट पे किया, इंस्टॉलेशन पे किया। आफ्टर पेमेंट ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट, मतलब 2 साल की किस्तें पे करने के बाद, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएटेड, एक्सचेंज रेट चेंज हो गया एंड नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट वर पेड एट ₹105। एक किस्त हमने पे की 105 की, एक किस्त हमने पे की 110 की। अब हमने अपना कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ द एसेट। सवाल समझ आया आप लोगों को? अब देखिए 2010 में जब हमने प्लांट लिया उस साल क्या हुआ होगा, 40,000 का लोन था 100 के, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ परचेज आ गई कितनी, 4 मिलियन की। हमने प्लांट इंपोर्ट किया, इंश्योरेंस, पोर्ट एक्सपेंसेस, कस्टम ड्यूटी, लैंड, इंस्टॉलेशन पे किया, हमें कितने का पड़ा, 4.1 मिलियन का। अब हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है 2010 के लिए, 2011 के लिए, बिकॉज उसने कहा कि पहली 4 इंस्टॉलमेंट में कोई किसी किस्म का एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट नहीं हुआ था। अब टोटल कॉस्ट थी हमारे पास 4.1 मिलियन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेस करेंगे इनिशियल लॉन्स। 4.1 का लेंगे 25%, क्या जवाब आएगा, 1,025,000। इनिशियल लॉन्स लेस किया। अब रिमेनिंग के ऊपर हमने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन निकाली, वो भी हमारी लेस हो गई। तो 2010 के एंड के ऊपर ये मेरी प्लांट की क्या बनी है, WDV बन रही होगी कि दिस इज़ द WDV ऑफ द प्लांट। फिर 2011 के स्टार्ट में जो हमारी WDV है वो है 2613750। इसमें से हम अब डेप्रिसिएशन लेस करवाई, मेरे पास WDV आ गई 2011 के एंड के ऊपर।
अब जब 2012 शुरू हुआ तो ये 2012 की है WDV। अब जब मैंने इंस्टॉलमेंट पे की पहली, तो सर मैंने $5,000 जब पे करने गया तो मेरा एक्सचेंज रेट चेंज हो गया। मैंने 105 के हिसाब से पे किया था, हालांकि मैंने लोन कितना लिया 100 के हिसाब से। तो मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया, मुझे 25,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। अब ये जो मैंने एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से जो 25,000 एक्स्ट्रा पे किया है, ये मैं अपने एसेट के WDV में क्या करूँगा, ऐड करूँगा। अगली इंस्टॉलमेंट पे की, उस पर मुझे 50,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। क्यों? बिकॉज जब मैंने लोन की रीपेमेंट की तो लोन 110 का हो गया था, हालांकि मैंने लोन 100 का लिया था, तो मुझे 50,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। ये 50 भी हम क्या करेंगे, एसओडी कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो अब ये जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से जो मेरे पैसे बढ़े हैं, ये एसओडी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। अब ये है मेरे पास रिवाइज WDV। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेट लगाएंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और ये मेरे पास WDV आ जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर के साल के एंड के ऊपर हमारी WDV इस तरह बन रही होती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल जो हम लेके चले। देखें, अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ होगा हम ऐड कर देंगे द वे वी एडेड इन दैट क्वेश्चन। अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज़ होगा तो हम लेस भी करवा रहे होंगे। तो ये एक्सचेंज रेट का बहुत ही डिटेल क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे किया, और हमने इसकी फ्लक्चुएशन को जो है वो समझा है। उसके बाद है कि अगर हमें एसेट के लिए कोई सब्सिडी मिल जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब आपको कोई सब्सिडी मिली है, कोई ग्रांट मिली है, उसको हमने देखना है क्या है और क्या नहीं। देखें जी, अगर आपको कोई सब्सिडी मिली है, कोई ग्रांट मिली है जो एग्जेम्प्ट है, जिसके ऊपर कह दिया गया है कि सब्सिडी के ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा, उसको हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। देखिए, अगर ग्रांट की अमाउंट एग्जेम्प्ट है ना, तो उसको हम एसेट की कॉस्ट में से हमेशा क्या करते हैं, रिड्यूस करवा देते हैं। और अगर ग्रांट की अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, तो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल है, ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिसीव अ ग्रांट ऑफ ₹1.5 मिलियन फॉर परचेज ऑफ सम इक्विपमेंट। उसको 1.5 लाख रुपए की जो है ग्रांट मिली है कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। द रिक्वायर परचेज वॉज अगेंस्ट 170, हालांकि इक्विपमेंट कितने के लिए, उन्होंने 1,70,000 रुपये का लिया है। हमने कंप्यूट करनी है एसओडी कॉस्ट कब, जब ग्रांट हमारी एग्जाम्प्ट हो और जब ग्रांट हमारी टैक्सेबल हो। हमने क्या करनी है, हमने उसको लेकर चलना है। नंबर 1, अब देखें पहला सिनेरियो, उसको देखते हैं। ग्रांट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। आपने इक्विपमेंट लिया 170 का, जो ग्रांट मिली वो एग्जाम थी, ग्रांट की अमाउंट हम इसमें से लेस करवा देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है वो आ जाएगी। और अगर ग्रांट टैक्सेबल थी तो भाई टैक्सेबल ही है, तो उस पर मतलब एसओडी कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी। तो सेकंड केस में हमारी एसओडी कॉस्ट जो है वो 170 ही ट्रीट हो रही होगी। ये ग्रांट वाला पॉइंट भी पेपर में रिसेंट आया है। ये वाला पॉइंट आपका रीड ऑनली है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको आपको समझाता हूँ। जस्ट टेक एन एग्जांपल। आप एक मशीन ख़रीदने जा रहे हैं और मशीन की वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपये। कितने की है मशीन? 10 लाख रुपए की। अब आप मशीन की सिनेरियो नंबर 1 ये है, डेरिवेशन ऑफ अमाउंट चार्जेबल टैक्स का मतलब क्या है। आप मशीन की पेमेंट करते हैं, 6 लाख रुपया कैश में दे देते हैं, ठीक है, प्लस आप उसको एक क्या कहते हैं पेपर्स का बंडल दे देते हैं, और वो पेपर्स जो है उसकी वैल्यू जो है वो होती है जी 3,80,000 रुपये। कितनी होती है? 3,80,000 रुपया। और ये पेपर का बंडल जो है, मतलब पेपर जो है वो टैक्सेबल है, इनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो आपने एक मशीन ली जिसकी मार्केट में कीमत कितनी थी? 1 मिलियन। आपने 6 लाख कैश दिया और साथ आपने पेपर का बंडल दिया। पेपर के बंडल की कुल कीमत थी मार्केट 3,80,000। तो आप मशीन लेके आके अगले बंदे ने मशीन आपको दे दी। अब आपकी मशीन कितने की रिकॉर्ड होगी? 6 लाख जमा 380, 9,80,000 रुपये की आप मशीन रिकॉर्ड करेंगे। क्या है? कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी द अमाउंट चार्ज प्लस, मतलब कितनी आप अमाउंट देंगे, प्लस एनी अमाउंट पेड बाय द एसेट, मतलब जो आपने एसेट दिया है उसकी अमाउंट क्या थी और आप कितना कैश पे कर रहे हैं न्यू एसेट की, आपकी क्या बन जाएगी, रकम बन जाएगी। ये है टैक्सेबल।
सेकंड सिनेरियो है कि अगर आप कोई एसेट ख़रीद के लाए हैं और आपने जो अमाउंट पे किया वो एग्जाम्प्ट है, जैसे इसी सिनेरियो में अगर हम पेपर की अमाउंट पे करते और पेपर एग्जाम्प्ट होता, स्टिल हम क्या करते, स्टिल हम इसको रिकॉर्ड करते 6 मिलियन प्लस 3,80,000, बेशक एग्जाम्प्ट है होता रहे, हम एसेट जो है वो 9,80,000 का ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे, चाहे एग्जाम्प्ट हो चाहे टैक्सेबल हो, हम क्या करेंगे, दोनों को ही रिकॉर्ड करेंगे एसेट कॉस्ट का पार्ट बनाते हुए। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं लीज्ड एसेट की। ये जब हम वो डिस्कस कर रहे थे, यू कैन से डैट प्रॉफिट ऑन डेट, हम वहाँ पर डिस्कस कराए थे कि लेसी के पर्सपेक्टिव पे हमने डिस्कस किया था क्या, कि लेसी के पर्सपेक्टिव में सिर्फ जो उसको एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ होता है वो हैं लीज रेंटल्स। वो क्या है, लीज रेंटल्स हैं, वो लेस करवा रहा होता है, बाकी उसको डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होती। और आपने एसेट लिया लीज़ के ऊपर, लीज़ की टर्म जो है वो आपकी मैच्योर हो गई। अब लीज़ की टर्म मैच्योर होने के बाद आपने फ़ैसला किया है कि यदि एसेट ख़रीदने लगे हैं। हम ये पढ़ के आए थे और वहाँ पे भी मैंने क्लियरली बताया था कि जो एग्रीमेंट के मुताबिक रेजिडुअल वैल्यू होगी उसके ऊपर आप एसेट ख़रीदेंगे, या जो बारगेनिंग प्राइस होगी उसके ऊपर क्या करेंगे, आप अपने एसेट ख़रीदेंगे और उसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। ये हम बड़ा तफसील में जो है वो क्या करके आए थे, वो डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे मोटर व्हीकल है, हमने ख़रीदी मोटर व्हीकल, कॉस्ट व्हीकल लीज़ पे ली है, व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी, 1 मिलियन थी। अब जब हमने लीज़ पे ले लिया है तो एग्रीमेंट हुआ जी हमारा उसके साथ, लीज़ व्हीकल के साथ, किधर गया, आगे हो गया, कि अगर हम इस व्हीकल को परचेज़ करना चाहते हैं, आपने लीज़ पे व्हीकल ली है, आप चाहते हैं, डू यू वांट टू परचेज दैट व्हीकल, और आप 7 इंस्टॉलमेंट के पे करने से पहले ही चाहते हैं कि आप इसको ख़रीद लें, आप 1 मिलियन पे करें, आपकी हो जाएगी। आप 7 इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं बट 11 इंस्टॉलमेंट से पहले ख़रीदना चाहते हैं तो 7.5 लाख की होगी। अगर 11 इंस्टॉलमेंट के बाद ख़रीदते हैं लेकिन 17 इंस्टॉलमेंट से पहले ख़रीदते हैं तो 5 लाख देने पड़ेंगे। 17 के बाद ख़रीदते हैं लेकिन 22 से पहले तो ना पड़ेगा 2.5 लाख रुपया। लेकिन अगर आपका लीज़ पूरी हो गई है, पूरे इंस्टॉलमेंट प्लान हो गया, अब आपका लीज़ टर्म ख़त्म हो गई है, अब आप ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू 70,000 रुपया है, हम कितने की देंगे आपको, 70,000 रुपये की। अब देखें, अगर आपने लीज़ ख़त्म हो गई है, लीज़ ख़त्म होने के बाद आपने फैसला किया आप उस कार को ख़रीदना चाहते हैं, तो आप कंपनी को पे करेंगे 70,000 रुपया, वो गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र कर देंगे, आप गाड़ी को रिकॉर्ड करेंगे 70,000 रुपये के ऊपर, और इसके ऊपर क्या कर रहे होंगे, इसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो रिमेंबर, रेजिडुअल वैल्यू या हमारे पास जो है बारगेनिंग प्राइस, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आगे चलें, एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं। कहते जी, बोरेवाला एक्सप्रेस लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कॉम्पोनेंट पार्ट फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑन 1 जनवरी 2020 BEL took a loan of $1 lakh, $1 million from a GH Bank USA, which was utilized for purchasing the plant. The loan is repayable in 10 equal installment in US dollar. The exchange rate is on 1st January was $1 equal to 98, and the loan liability was recorded in the books of S9.8। उसने इतने का लोन लिखा, लोन लिया, लोन से प्लाट लिया, सही वो हमारा इसके ऊपर जो है वो बता रहा है। ओके, द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन जून 2021। प्रोजेक्ट कब कम्प्लीट हो गया, जून 2021 में, बट कमीशन हुआ 31 जुलाई को। तो जब इस्तेमाल के लिए होगा हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसको डेप्रिशिएट करेंगे। टोटल अमाउंट जो है प्लांट पे स्पेंड की है उसे 200 मिलियन की। ओके, मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्लांट है वो हमारे पास कितने की है, वो हमारे पास 200 मिलियन की है। एकम जुलाई को गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी 10 मिलियन की। सब्सिडी अगर सैलरी है तो वो एग्जाम्प्ट होती है, हम वो 10 मिलियन क्या करेंगे, लेस करा देंगे, प्लांट हमारे पास 190 का आ जाएगा। जब इंस्टॉलमेंट पे करने के हैं, रीपेमेंट की, तो हमें लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे की है, $1,00,000 की। तो एक्सचेंज रेट हमारा हुआ था कितने का, 100 का। अब देखें, हमने 98 का लिया था, एक्सचेंज रेट कितने का, 100 का, तो हमें 2 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं। एक्स्ट्रा लाइबिलिटी होगी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगी, एसेट की कॉस्ट आ जाएगी, और इसके ऊपर इसको हम डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। ये अभी रिसेंट भी सवाल आया है 2023 में जो है वो हम इसको लेकर चल रहे होते हैं।
उसके बाद है कंसिडरेशन रिसीव। एक कंसिडरेशन रिसीव हमने बहुत जगह डिस्कस की है। हम ये जब कैपिटल गेंस पढ़ रहे थे वहाँ पे डिस्कस करके आए हैं कंसिडरेशन रिसीव क्या होती है। रिमेंबर कहता जी कंसिडरेशन रिसीव क्या होती है, हम पढ़ के आए हैं फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज़ हायर, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी कंसिडरेशन रिसीव ट्रीट हो रही होती है। ये हम डिस्कस करके आ चुके हुए हैं। अच्छा, अगर कोई एसेट लॉस्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसके जो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेंगे वो हमारी क्या होगी, कंसिडरेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपका कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो गया है, आपका कोई एसेट लॉस्ट हो गया है, उसकी जो आपको क्या मिल रही होगी, कंपनसेशन मिल रही होगी, डैट इज़ योर कंसिडरेशन रिसीव। उसमें से कॉस्ट लेस कर देंगे जो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मिली है, सेटलमेंट की अमाउंट मिली है, कोई आपने केस किया जो जुडिशियल डिसीजन से अमाउंट मिल गई है, वो क्या कंसिडर होगी, आपकी कंपनसेशन जो है वो कंसिडर हो रही होगी। एक चीज़ अपनी बुक पे लिख लो, याद रख लो, जब आपको इंश्योरेंस मिलेगी, जब आपको इंश्योरेंस मिलेगी, उसमें से हम क्या करेंगे, हम इंश्योरेंस प्रीमियम लेस करवाएंगे। उसमें से हम क्या करेंगे, हम उसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो लेस करवा रहे होंगे। जब हमें इंश्योरेंस की अमाउंट मिलेगी उसमें से हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो लेस करवा रहे होंगे। अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं मिली तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम लेस नहीं करवा सकते। जब प्रीमियम मिलेगा, जब आपको इंश्योरेंस मिलेगी, एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, तबाह हो गया, क्लेम किया, जब आपको इंश्योरेंस की अमाउंट मिल रही है तो उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम जो है अपना इंश्योरेंस प्रीमियम लेस करवा रहे होंगे जो हमने फॉर द ईयर पे किया होगा। ये रूल कैपिटल के में भी एक्सेप्टेबल है, ये रूल हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी क्या है, एक्सेप्टेबल है। इज दैट क्लियर? मुझे अभी वापस करनी चाहिए करंट ईयर प्रीमियम, नहीं करंट ईयर प्रीमियम। आगे चलते हैं, ये भी हम डिस्कस करके आ चुके हुए हैं। अभी अभी हमने ये बात की, अभी अभी हमने लेसी की बात की थी ना, कि लेसी जो है अगर उसने कोई लीज्ड एसेट ख़रीदा है तो देखें, एक लेसर है, एक लेसी है। लेसर ने इसको एसेट बेचा और इसने लीज एसेट ख़रीदा होगा रेजिडल वैल्यू पे या बारगेनिंग प्राइस के ऊपर। इसने ख़रीदा, इसके लिए कॉस्ट है और इसके लिए क्या होगी, ये सेल प्राइस कंसीडर होगी और इसकी बेसिस पे अपना ये गेन या लॉस निकाल रहा होगा। सिमिलरली अगर आप अपना पर्सनल एसेट बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो उस डीड की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपके लिए क्या कंसिडर होगी, कॉस्ट कंसिडर हो रही होगी। उसके अलावा अगर आपने दो या मल्टीपल एसेट्स बेचे हैं और आपको उनकी कंसिडरेशन जो रिसीव हुई है दोनों की इकट्ठी हो गई है, मतलब आपने एसेट्स बेचे, आपको दोनों एसेट्स का 7 लाख रुपए मिल गया, अब आपको नहीं पता कि ए के कितने हैं, बी के कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इनकी कंसिडरेशन को जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसकी बेसिस पे क्या कर रहे होंगे, प्रोपोर्शनेट कर रहे होंगे। तो ये हमारे सारे क्या हैं, रूल्स हैं जिसको हम लेकर चल रहे होते हैं।